नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे साथी, हम एग्रोनॉमी के इस सेशन में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कल वर्गीकरण के चैप्टर को क्लोज किया था और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने वर्गीकरण को कंप्लीट किया। पुराने यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें, सारे पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, आपको संपूर्ण जो प्रश्न आए हुए हैं अभी तक 10-15 सालों में, वो सब हमारे चैप्टर में इंक्लूड है। ठीक है, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ आपका समावेश कर दिया है उसी क्लासेस में। ठीक है, अपडेट पूरा नोट्स है आपको, मैं जो पैनल में पढ़ाता हूँ आपको वही आपको नोट्स के माध्यम से दे देता हूँ, ताकि आपको लिखने का भी समय बच जाए। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि मैं नोट्स चाहे कितना भी दूं, आप अपना भी हैंड राइटिंग नोट्स बनाते चलिए और बहुत शॉर्ट बनाइएगा, ताकि आप बहुत जल्दी उसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक विशेष सूचना मैं बताने जा रहा हूं, शताब्दी बैच एजीटीए का जो बैच चल रहा है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से, हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है। अब आपको यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ एग्रोनॉमी की क्लास निरंतर चलती रहेगी। पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी की क्लासेस अब यूट्यूब पे नहीं होंगी, वो पेड बैच में होंगी। जो बच्चे कोर्स को परचेज कर चुके हैं, एप्लीकेशन पे क्लासेस कल से फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की क्लासेस निरंतर चलेंगी और एनिमल हस्बेंड्री की बहुत जल्द आपके बीच क्लास आने वाली है। उसका डेमो क्लास मैं आपके यूट्यूब पर उपलब्ध करा दूंगा, बाकी क्लासेस पेड बैच में होंगी। ठीक है, तो जो मैंने वादा किया था आपको कि एक्सटेंशन हम आपको पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री देंगे और एग्रोनॉमी पूरा कंप्लीट आपको यूट्यूब पे हम फ्री देंगे, इसका कोई आपको चार्ज नहीं है। विधिवत नोट्स और विधिवत क्लास के माध्यम से हम आपको यूट्यूब पे पूरा फ्री दे रहे हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी कंटेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप हमारी क्लास देखिएगा और जब प्रैक्टिस कराएंगे आपको तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, धैर्य की बात। और विशेष सूचना ये कि जो बच्चे अभी तक शताब्दी बैच से जुड़े नहीं हैं, वो प्ले स्टोर पे जाएं, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रजिस्टर करके अपने कोर्स को परचेज करें, ताकि आप अगर कुछ क्षण विलंब करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ देरी आप हो सकती है आपके लिए। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे हमारा, तो जरूर एक बार आप बैच को पढ़िएगा, अच्छी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाएं। क्या पढ़ रहे थे? फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाएं या शब्दावली। फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो क्रॉप से रिलेटेड है, उनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो क्या जानना है, एक एक करके हम लोग जानते हैं। शब्दावलियों के क्रम में हमने कल धान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लिया था। आज हम दूसरी कुछ क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। तो धान के बाद हम बात करते हैं मक्का। किस पर बात करते हैं? मक्का। तो मक्का की फसल से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो प्रोसेस हैं, वो कौन कौन सी संबंधित है मक्के से रिलेटेड, तो जरा हम बात करेंगे। तो मक्का में जो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे मक्का में एक आता है आपका टेसलिंग। क्या आता है? टेसलिंग। टेसलिंग क्या होता है भैया? नर पुष्प का निकलना, मतलब जो नर पुष्प होता है मक्के का, उसका निकलना क्या कहलाता है? टेसलिंग कहलाता है। और नर पुष्प को हम कहते हैं टेसल, उसका निकलना टेसलिंग कहलाता है। और इसी को हटाना, टेसलिंग को या नर पुष्प हटाना, ये नर पुष्प का निकलना, ये क्या कहलाता है? टेसलिंग कहलाता है। और एक प्रोसेस होती है डीटेसलिंग। क्या होता है? डीटेसलिंग। अब ये क्या होता है भैया डीटेसलिंग? नर पुष्प को हटाना। क्यों हटाते हैं नर पुष्प को? तो यहां पर भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नर पुष्प को हटाना, बाकी ये ब्रीडिंग में आपको और विधिवत तरीके से बताया जाएगा। हम यहाँ पर नर पुष्प को क्यों हटा रहे हैं? ताकि ये नर पुष्प है पॉलिनेशन ना कर पाए।
हम मन चाहा यहाँ पर पॉलिनेशन कराएंगे, हम मन चाहिए अगर वैरायटी डेवलप करेंगे तो यहाँ से नर भाग को हटा देते हैं जिसको इमैस्कुलेशन कहते हैं, और यहाँ पर स्पेशल टर्म होता है उसका डीटैसलिंग। फिर हम दूसरे डिजायरेबल प्लांट से हम नर पुष्प को, नर पार्ट को हम लेकर आते हैं, नर भाग को, उस पर मादा जो भाग होता है सिल्क, जिसको सिल्किंग कहते हैं, उस पर हम इंसर्ट करा देते हैं। तो एक प्रोसेस और आती है मक्के में, सिल्किंग। क्या आता है? सिल्किंग। इसका मतलब होता है मादा पुष्प का निकलना। क्या होता है? मादा पुष्प का निकलना। ठीक है, क्या होता है? मादा पुष्प का निकलना सिल्किंग कहलाता है। एक और होता है, मक्के से जो पॉपकॉर्न बनाया जाता है, पॉपकॉर्न, उसको हम पॉपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपिंग। तो मूंगफली में भी पॉपिंग होता है, एक विकार होता है जो कैल्शियम की कमी से होता है, और पॉपिंग एक प्रोसेस होता है जो मक्के से रिलेटेड होता है। जब हम खेती पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे प्रोसेसिंग, ठीक है, उसकी। तो मक्का यहां पर हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा से रिलेटेड कौन सी प्रोसेस आपको याद करनी है? तो बाजरा से रिलेटेड एक प्रोसेस है स्वाथिंग। स्वाथिंग क्या होता है? स्वाथिंग जरा हम बताते हैं आपको। तो स्वाथिंग का मतलब होता है, जैसे हमने बाजरे की कटाई की, तो बाजरे की जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाजरे की जो बाली होती है ना, पेनिकल, उसमें हल्की हल्की नमी है, तो तुरंत हम उससे दाना अलग नहीं करते, बाजरे की बाली को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये बाजरे में ही नहीं बल्कि अपने उत्तर प्रदेश में ये धान में भी प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है। तो उसकी बाली को खेत के चारों ओर इकट्ठा कर लेते हैं और 2-3 दिन तक खेत में पड़ा रहने देते हैं, ताकि धीरे धीरे से उसकी नमी कम होती जाए। जब नमी कम हो जाती है तो वहां से हम दाने निकाल लेते हैं। धान का सीजन चल रहा है, धान काट लेते हैं, फिर उसको बांधते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, नमी हट जाती है, तब उसको हम साफ कर लेते हैं, उससे धान का दाना निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्वाथिंग होता है, बाजरे की कटाई कर लेते हैं, उसके बाद खेत में पड़ा रहते हैं, जब नमी खत्म हो जाती है तब इसको हम लेकर आते हैं। तो ये स्वाथिंग वाला हमने पढ़ लिया। अब एक चारे वाली फसल होती है रिजका। क्या होती है? रिजका। तो रिजका, जिसको हम लूसर्न भी कहते हैं, इससे एक रिलेटेड प्रोसेस होती है जिसको हम लूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लूपिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू क्रॉप। लूपिंग प्रक्रिया या लूपिंग जो शब्दावली है कौन सी फसल से संबंधित है? तो रिजिका से संबंधित है। रिजिका के बारे में कल ही हम बताए थे कि मेडिको सटाइवा लेग्यूमिनेसी परिवार का पौधा होता है, ठीक है, चारों की रानी कहलाता है। अब बात करते हैं लूपिंग क्या होता है भाई साहब। तो जैसे रिजिका हम उगाते हैं तो अमूमन अगर आमतौर पर देखा जाए तो बरसीम जैसा लगता है, परंतु इसकी पत्तियां जो होती हैं बरसीम से थोड़ी बड़ी होती हैं और पौधा भी इसका थोड़ा बरसीम से लंबा होता है, बिल्कुल बरसीम जैसा दिखता है। अगर आप पहली बार देखोगे तो शायद आप बरसीम और रिजका में अंतर ना कर पाओ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लूपिंग, तो जब रिजका ग्रो करता है, ऊपर वृद्धि करता है, तो इसके ऊपर की जो ब्रांचेज होती है ना, उसको हम कट कर देते हैं। क्यों कट कर देते हैं? ऊपर की ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसको हम उगाते हैं चारे के रूप में, और जब चारे के रूप में किसी फसल को उगाते हैं तो हमें उसका फोलिएज ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्रॉप कैनोपी ज्यादा बड़ा हो, तभी हमारा फायदा करेगा। तो हम ऊपर की शाखाओं को काट कर लेटरल जो पार्श्व की जो साइड की जो शाखाएं होती हैं उनकी वृद्धि होने देते हैं, ताकि ऊपर की शाखा अगर बढ़ती चली जाएगी तो साइड वाली शाखाओं को वो पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ऊपर वाली शाखा को हम कट कर देते हैं, मेन ब्रांच को, और साइड वाली शाखा बढ़ने देते हैं ताकि हमें ज्यादा चारा प्राप्त हो। तो लूपिंग प्रक्रिया हम तभी करते हैं अधिकतम चारा प्राप्ति के लिए, ठीक है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि लूपिंग बेसिकली हम करते ही क्यों हैं, तो ज्यादा चारा प्राप्त हो, हम इसलिए लूपिंग कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो शाखा होती है वो ज्यादा हमें चारा नहीं प्रदान करती है, इसलिए उसको हम काट देते हैं, फालतू का न्यूट्रिएंट नहीं अटैक कर पाती है, और साइड वाली शाखाओं की ग्रोथ अच्छी होती चली जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सारी प्रोसेस हम आपको बताते हुए चलेंगे। ये अभी नॉर्मल आप पढ़ते रहिएगा, अभी फसलों से संबंधित जब फसल पढ़ाएंगे तो इनके बारे में डीप नॉलेज हम आपको देंगे, ठीक है। हम कोई भी ऐसा टर्म नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो आपको आता ना हो। आप एक बार एग्रोनॉमी पढ़ोगे
आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सर मैं क्रैक कर लूंगा एग्जाम। कहने का मतलब वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का यही एक उद्देश्य है कि हर बच्चे तक वो शिक्षा पहुंचाना जो बच्चे ने कल्पना भी ना की हो कि क्या यूट्यूब पे ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है मोटिव कि हम आपके उससे ऑडियंस इकट्ठा करके व्यूज वगैरह, ये अपने कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, हम आपको जो क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हो हमारी क्लास में वो बहुत अच्छे एनर्जेटिक कमेंट हैं, उससे लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो चना, गाना आपने सुना होगा, चना वे चना। ठीक है, तो चना में कौन सी प्रक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तो निपिंग। निपिंग, अब निपिंग में क्या होता है, चने की ऊपरी 2 से 3 कलिकाओं को हम हटा देते हैं। ठीक है, ताकि सहायक शाखाएं बढ़ें और उन्हीं पर फल आना है। तो निपिंग क्रिया हम उस समय करते हैं जब चने की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर हो। ठीक है, कितनी? 20 सेंटीमीटर हो। निपिंग क्रिया हम मैनुअल पावर मतलब अपने आप हम कर सकते हैं, मतलब आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा निपिंग क्रिया हो सकती है। एक पशु इस्तेमाल किया जाता है निपिंग क्रिया के लिए, भेड़। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि चने में निपिंग क्रिया के लिए कौन सा पशु इस्तेमाल किया जाता है, तो भेड़। वो ऊपर ऊपर की कलिकाओं को ही खाती रहती है। और एक रसायन भी प्रयोग किया जाता है, टीबा, ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड। तो टीबा भी प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे आगे की क्लास में जब चने की खेती पढ़ाएंगे। बस आप जानते रहिए, आपके जहन में आपको पड़ जाना चाहिए कि सर निपिंग क्रिया चने में होती है, ताकि मैं जब खेती पढ़ाऊं, मान लो किसी कारण बस ये पॉइंट मैं मिस कर दूं, तो आप कमेंट करके बता सको मुझे कि सर आपने निपिंग नहीं पढ़ाया। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ आप अपडेट रहते हो। इसीलिए मैं आपको ओवरव्यू पहले दे रहा हूं, बाद में इसी को एक्सप्लेन करते हुए हम आपके बीच ले चलेंगे। तो हमने चने के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे और कुछ प्रोसेस पे, जो अन्य फसलों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं चने के बाद सीधा आते हैं सूरजमुखी पर। किस पे आते हैं? सूरजमुखी पर। तो सूरजमुखी में हम देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस हमें रटना है। तो एक तो है एंथेसिस। क्या है? एंथेसिस। तो एंथेसिस क्या होता है भैया? एंथेसिस का मतलब होता है सूरजमुखी के पुष्प का पहली बार खुलना। सूरजमुखी के पुष्प का पहली बार खुलना क्या कहलाता है? एंथेसिस कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूरजमुखी के पुष्प का पहली बार खुलना, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सूरजमुखी के पुष्प का पहली बार खुलना क्या कहलाता है? एंथेसिस कहलाता है। उसके बाद कृत्रिम परागण, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण किससे संबंधित है? तो सूरजमुखी से। अगर क्वेश्चन आए कि कृत्रिम परागण कौन सी फसल से संबंधित है? सूरजमुखी से। कैसे होता है कृत्रिम परागण? मान लो सूरजमुखी का ये पौधा है, तो हम अपने हाथों से इस प्रकार से उसके पुष्प पे हाथ टच करते हुए चले जाएंगे, तो जो पोलन होते हैं हमारे टच से, हथेली से टच होते हुए दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। तो कृत्रिम परागण किससे संबंधित है? सूरजमुखी से संबंधित है। उसके बाद एक और घटना आती है, इसमें एक और शब्दावली है, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, इसी का दूसरा नाम होता है हेलियोट्रोपिज्म। क्या होता है? हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म, ये साहब क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म या हेलियोट्रोपिज्म आपने बचपन से लेकर अभी तक सीखा होगा। घरों में माताएं बहनें बोलती रहती हैं, दादी बाबा बोलते रहते हैं कि सूरजमुखी का जो पुष्प होता है भैया, जिधर सूर्य जाता है उधर ही वो मुड़ता रहता है। कितने लोगों ने ऐसी बात सुनी है? अगर सभी बच्चों ने सुनी है तो एक बार जरूर कमेंट में बताना कि सर हाँ बिल्कुल, हमारे दादी बाबा, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन जो बड़े बुजुर्ग खानदान घर में रहते हैं, उन्होंने ऐसी बात हमें पहले से बतला दी है। ठीक है, आप जरूर मुझे बताना, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग घर से, गाँव से, परिवार से, समाज से जुड़ के रह के चल रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फोटोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है? जो सूरजमुखी का पुष्प होता है उसमें जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना, एफ.डब्ल्यू. बेंट ने जई के पौधे पे सबसे पहले देखा था, एबिना कर्वेचर, ठीक है, माना जाता है। तो ऑक्सीजन होता है वो सूर्य की रोशनी में संश्लेषित होता है,
तो उसका पुष्प जो होता है ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए सूर्य की सनलाइट की ओर मुड़ता रहता है। तो सूर्य के जो सूरजमुखी के पुष्प का सूर्य की सनलाइट की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म या हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो सूरजमुखी से रिलेटेड सारी शब्दावलियां आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? चलिए बहुत अच्छे। आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य फसलों के बारे में। तो अन्य फसलों के बारे में हम देखते हैं कपास। साहब कपास में क्या क्या पढ़ाओगे आप? तो कपास में भी हम बताते हैं आपको कौन कौन सी प्रोसेस पढ़नी है। तो सबसे पहले कपास में हम बात करते हैं। तो कपास में एक तो शाखाएं होती हैं, दो। तो शाखाएं जो दो होती हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। जो पहले तो शाखाएं कपास में होती हैं दो, एक होती है मोनोपोडियल, एक होती है सिम्पोडियल। मोनोपोडियल, एक होती है सिम्पोडियल। ठीक है भैया लोगों, अब ये दोनों के बारे में जान लेते हैं कि मोनोपोडियल साहब क्या होता है, सिम्पोडियल क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि मोनोपोडियल की। मोनोपोडियल कपास में ऐसी शाखाएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ वृद्धि और विकास में सहायता करती हैं, प्रजनन में सहायता नहीं करती हैं, फल निर्माण में सहायता नहीं करती हैं। तो फिर प्रजनन और फल निर्माण में सहायता कौन करेगा? सिम्पोडियल। कहने का मतलब ये वृद्धि वाली शाखाएं हैं, ये जनन शाखाएं। ठीक है, ये वृद्धि शाखाएं हैं, ये वृद्धि शाखाएं हैं, और ये प्रजनन वाली शाखाएं हैं, जनन शाखाएं। ठीक है, जनन शाखाएं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बात करते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है पुष्प का पहली बार खुलना। तो पुष्प का खुलना क्या होता है? पुष्प का खुलना स्क्वायर कहलाता है। कपास में पुष्प का खुलना स्क्वायर कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद एक प्रोसेस होती है डीलिंटिंग। डीलिंटिंग, इसी को हम कभी कभी डीफजिंग भी कह देते हैं। डीलिंटिंग और डीफजिंग भी कहते हैं। क्या होता है साहब? डीलिंटिंग और डीफजिंग। डीलिंटिंग का मतलब, लिंटिंग का मतलब रुई निकालना, डीलिंटिंग। अब डीलिंटिंग डीफजिंग क्या होता है? कपास का जो बीज होता है उसके बीज के ऊपर रुई होती है, उसको बीज से अलग करना क्या कहलाता है? डीलिंटिंग या डीफजिंग कहलाता है। लिंट क्या होता है? जो बड़ा बड़ा रेशा होता है, रुई होती है, उसको लिंट कहते हैं, और उसके नीचे छोटे छोटे जो रोए होते हैं उनको फज कहते हैं, और बीज से इनको हटाना डीलिंटिंग या डीफजिंग कहलाता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए और बीज की बुवाई के लिए। जब तक उसमें रेशा रहेगा तो बीज इजिली बो नहीं सकते हम लोग। तो बीज की बुवाई के लिए, सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए हम डीलिंटिंग डीफजिंग करते हैं। इसके लिए हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। मिट्टी में बीज को रगड़ के अलग कर लेते रेशा। बालू में, गोबर में एक रसायन भी आता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डीलिंटिंग या डीफजिंग की बात हम लोगों ने यहां पर कर ली। उसके बाद एक आता है जिनिंग। क्या आता है? जिनिंग, जिसको बोलते हैं ओटाई, रुई निकालना। ओटाई होता है कपास में, क्या होता है? रुई निकालना। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि हमने बताया कि कपास में ओटाई क्या होता है। अब और भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे नेपीनेस एक विकार होता है कपास में। क्या होता है? एक विकार होता है। तो वो जब विकार वाली श्रेणी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे तिरक भी होता है, ठीक है, नेपीनेस भी होता है। तो वो सारी बातें हम तब बताएंगे। कपास में अभी तक जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां थी ये आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं और आगे की कहानी में आपको ले चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो अब हमें लग रहा है कपास के बाद हमें जूट पर चर्चा करनी चाहिए।
तो जूट के बारे में अगर हम देखें तो जूट में कौन कौन सी प्रोसेस है, तो जूट में एक तो है स्ट्रिपिंग, रेटिंग। रेटिंग क्रिया के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस। ये जूट की खेती पढ़ाएंगे तो बताएंगे रेटिंग क्या होता है। रेटिंग क्या होता है ये भी बताएंगे। एक माइक्रोबियल प्रोसेस है। क्या है? माइक्रोबियल प्रोसेस है, रेशा निकालने की प्रक्रिया है। उसके बाद रिबोनिंग। रिबोनिंग, ये जो रिबोनिंग वाली प्रोसेस है वो चाइना थाईलैंड वगैरह में अपनाई जाती है, अपने यहाँ नहीं। क्या होता है रिबोनिंग साहब? जूट जब हरी अवस्था में होता है तो उसमें मैकेनिकल फोर्स की सहायता से, मशीनों की सहायता से कच्ची अवस्था में ही उससे रेशा निकाल लेना रिबोनिंग कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। स्ट्रिपिंग क्या होता है? जूट के रेशे को सड़ाना। रेटिंग, स्ट्रिपिंग, ये सब सारी चीजें हमने देख लिया। अब हमने जूट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं साहब मूंगफली के बारे में। किस पर बात करेंगे? मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली के बारे में अगर हम कहानी लिखें शब्दावलियों की तो कौन कौन सी शब्दावलियां पढ़ेंगे? सबसे पहले मूंगफली जब हम उगाते हैं तो इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, तो जिसको बोलते हैं अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या होता है? मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाना। उसके बाद बुवाई के 50 से 55 दिन बाद, परागण के बाद, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मूंगफली में परागण कब होता है, तो सुबह के टाइम होता है। कब होता है? सुबह के टाइम होता है। स्वपरागण होता है, बंद पुष्प में ही परागण हो जाता है। ऐसी घटना को हम क्लिस्टोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब बंद पुष्प में ही परागण होता है। ठीक है। पुष्प परागण के बाद भी नहीं खुलता है। क्लिस्टोगेमी हमने बात कर ली। अब सुबह के टाइम परागण हो गया, उसके बाद निषेचन हो गया। निषेचन के बाद जो फीमेल गाइनोफोर होता है वो सुई की तरह होता है, उसका मिट्टी के अंदर प्रवेश करना क्या कहलाता है? पैगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पैगिंग कहलाता है। घबराना नहीं, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा। पैगिंग डाउन जिसको बोलते हैं, पैगिंग डाउन, जिसको हम अधिकीलन बोलते हैं, अधिकीलन बोलते हैं, और सुइयां बनना भी बोलते हैं। सुइयां बनना, सुइयां बनना, ये हमने देख लिया मूंगफली के अंदर। ठीक है। तो ये दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मूंगफली में, और काफी बार यहां से क्वेश्चन बनता है पैगिंग से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पैगिंग कब होता है? बुवाई के 50 से 55 दिन बाद होता है। क्या होता है? जो फीमेल गाइनोफोर होता है निषेचन के बाद, ठीक है, क्या होता है? उसका पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जिसको निडल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो जमीन के अंदर प्रवेश करता है, उसी में पेग का निर्माण होता है और मूंगफली के दाने का वहीं निर्माण होता है। ठीक है। ये मूंगफली की बात हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और एक फसल की बात करते हैं, जैसे गन्ना। तो गन्ने में सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो गन्ने में सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो आता है अर्थिंग अप। उससे पहले भी एक प्रोसेस आता है जिसको हम ब्लाइंड होइंग कहते हैं। ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई। क्या होता है अंधी गुड़ाई? अभी हम आपको बताते हैं। अंधी गुड़ाई, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, और देवी पाटन मंडल। तो जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं उस समय मान लो हमारे खेत में नमी कम है, और अगर हम पहले पानी खेत में लगाएं और नमी, उचित नमी होने का इंतजार करें तो शायद गन्ने की बुवाई लेट हो जाए। तो हम कम नमी में गन्ना बो दे देते हैं और उसके अगले दिन पानी लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब वो पानी उचित नमी पर जब खेत आता है तो उसको हम हल्का कट लगा के हैरों से उसकी जुताई कर देते हैं। और जब जुताई करते हैं उसकी, तो वहां पर कोई फसल खड़ी नहीं होती है, तो जहां मन आता है वहां से हम जोतने लगते हैं। उसे कहते हैं अंधी गुड़ाई। कुछ देखना नहीं है, पूरे खेत में जहां मन करे गाना गाते हुए रमता जोगी बहता पानी की तरह आप जोतते जाओ खेत। तो
उसे बोलते हैं अंधी गुड़ाई, क्योंकि फसल खड़ी नहीं है, जहां मन से करे वहां से हलाई भर दो हैरे की, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग। ये मुख्यतः पपड़ी तोड़ने के लिए की जाती है, जिससे मिट्टी में उचित वायु का आवागमन हो और तापमान मिलता रहे, ठीक है। तो अंधी गुड़ाई। उसके बाद मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप। ये अपने उत्तर भारत में जुलाई अगस्त के टाइम होता है मिट्टी चढ़ाना, साउथ में दिसंबर जनवरी की तरफ होता है मिट्टी चढ़ाना। अब क्या होता है साहब, जब गन्ना बड़ा हो जाता है और क्या होता है, लुढ़कने लगता है। जब गन्ना बड़ा हो जाता है, लुढ़कने लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रोपिंग, उसको सहारा देना, प्रोपिंग। तो प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना। जब गन्ना बड़ा होकर लुढ़क जाता है तो उसको रस्सी से बांधना, बांस से बांधना, किसी दीवार के बल खड़ा कर देना, सहारा देना, वो क्या कहलाता है साहब, तो वो प्रोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोपिंग कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद एक और होता है टाइंग या रैपिंग। टाइंग टाइंग या रैपिंग। टाइंग या रैपिंग का मतलब होता है उसी की पत्ती से बांधना, पत्ती से लपेट कर बांधना, पत्ती से लपेट कर बांधना, लपेट कर बांधना। गांव में अक्सर टाइंग या रैपिंग करते हैं। जब गन्ना गिर जाता है तो कई गन्ने के पौधे को आपस में ला के और उसकी पत्ती से गोल गोल घुमा के बांध देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइंग या रैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइंग या रैपिंग कहते हैं। समझ में आ गया। एक होता है ट्रेसिंग। क्या होता है, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग का मतलब होता है सूखी पत्ती हटाना। गांव में देखना, सूखी पत्ती हटाना, ये क्या कहलाता है, ट्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेसिंग कहलाता है। एक और होता है जिसको बोलते हैं एरोइंग। क्या बोलते हैं, एरोइंग। एरोइंग का मतलब होता है पुष्पक्रम का निकलना। सफेद सफेद होता है घुआ जैसा, जिसको हम बोलते हैं पुष्पक्रम का निकलना, या एरो पुष्पक्रम होता है। एरो पुष्पक्रम जो होता है गन्ने में वो होता है एरो। क्या होता है, एरो। और इसी का निकलना एरोइंग कहलाता है। एरो का निकलना एरोइंग कहलाता है। और पुष्पक्रम गन्ने का होता है एरो, ठीक है। ये पुष्पक्रम गन्ने का अगर पुष्पक्रम पूछा जाए तो एरो होता है, और इसके निकलने की प्रोसेस को हम एरोइंग कहते हैं। तो एरोइंग अगर पूछा जाए तो भी ये गन्ने से संबंधित है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। और सारी जो प्रोसेस हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब एक खेती और बची हुई है, उससे संबंधित जो प्रोसेस हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं तंबाकू। क्या बात करते हैं, तंबाकू। सभी लोग सेवन करते हो क्या, तंबाकू। नाम आते ही आपके जहन में आ गई होंगी चीजें कि अब तो नीलेश सर पूछने वाले हैं कि कौन कौन तंबाकू का सेवन करता है। सही करेंगे नहीं, अगर करते भी होगे तो छोड़ देना, बहुत नुकसानदायक होता है सेहत के लिए। क्योंकि नशा जिस दिन आपने अपने अंदर ले आए, जिस दिन नशा, ठीक है ना, नाम से बने हुए कुछ शब्द हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे न से नशा, न से नियति, और न से नारी। ये जब इनका बहुत ज़्यादा हम भोग के साइड में पहुंच जाते हैं, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा भोग करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाते हैं। तो हमें
क्या करना है, इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रहना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को पहले मजबूत करना है। और हाँ, विशेष सूचना कि जो आप ये पढ़ रहे हो, तो कुछ बच्चों के मन में ये लगता होगा कि नीलेश सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं एग्रोनॉमी, कभी पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा। समय मत बर्बाद करो। ये वाईडी एग्रीकल्चर का एक इरादा था, इसलिए हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ये प्रोवाइड करा रहे हैं। वरना इसी तरह की सिस्टमेटिक क्लास आप लोग पाने के लिए पूरे इंडिया में हर प्लेटफॉर्म पे आपने खोजा होगा और शायद ही ऐसा कंटेंट आपको एक सिस्टमेटिक यूट्यूब पे मिला हो। तो इसको व्यर्थ मत जाने देना, इसको आप अपने रूटीन में लाओ कि हाँ सर की क्लास देखनी है और उसका नोट्स बनाना है मुझे प्रॉपर, तब जाके आप कहीं ना कहीं सफलता की ओर अच्छी तरीके से दृढ़ हो जाओगे। देखो, कहने का मतलब है मेहनत सब करते हैं, बस हम कुछ अलग करेंगे तभी इतिहास रचेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तंबाकू में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो तंबाकू में एक ट्रिक होती है, उसको लिख लो पहले। ट्रिक, क्या ट्रिक होती है? तेरी दादी पीती सिगरेट, तेरी दादी पीती सिगरेट। अब आप लोग ये वाली क्लास अपनी दादी को मत दिखाने लगना, नहीं तो दादी बोलेंगी कि नीलेश सर ने कब देखा हमको सिगरेट पीते हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है तेरी दादी पीती सिगरेट, ये ट्रिक है। तो अब इस ट्रिक से हम क्या बनाएंगे भैया, इसका क्रम पूछा जाता है। तो तेरी का मतलब होता है टॉपिंग। क्या होता है? टॉपिंग। डीसकरिंग, टॉपिंग, डीसकरिंग। प्राइमिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। ये चार प्रोसेस जो हमने लिख डाली आपकी, ये सीक्वेंस पूछता है। तो सीक्वेंस के लिए हम आपको ट्रिक बताए, ये सीक्वेंस आपको याद रहे, वरना आपको ये प्रोसेस तो याद रहती है परंतु ये सीक्वेंस याद रहे। ठीक है, टॉपिंग को टॉपिंग बोलते हैं, डिसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग। अब इनको समझते हैं थोड़ा, फिर हम बात करते हैं। टॉपिंग क्या क्या होता है? तंबाकू की ऊपरी पत्तियों को तोड़ना क्या कहलाता है? टॉपिंग कहलाता है। ऊपरी पत्तियों को हटा देना टॉपिंग कहलाता है। डिसकरिंग, साइड से जो फालतू के सकर्स निकले होते हैं, साइड से जो शाखाएं निकली होती हैं, उनको हटा देना क्या कहलाता है? डिसकरिंग कहलाता है। सब प्राइमिंग क्या होगा फिर? तंबाकू में नीचे लगी हुई पुरानी सूखी पत्तियों को हटा देना प्राइमिंग कहलाता है। तंबाकू के पौधे में नीचे लगी सूखी पत्तियों को हटा देना प्राइमिंग कहलाता है। और जो स्वस्थ पत्तियों को हम तोड़ के रखे हैं जिससे हमें तंबाकू बनाना है, उसमें आकर्षक रंग, स्वाद और नमी की मात्रा कम करना क्यूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। क्यूरिंग से ही आकर्षक स्वाद मिलता है। और ये दोनों प्रोसेस जो होती हैं, ये कटाई के पूर्व, मतलब खेत में होती है। कटाई के पूर्व, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। डीप क्वेश्चन कहने का मतलब है, अगर यहां से एग्जामिनर घुसने की कोशिश किया और सोचा कि हम बच्चों के साथ आज सांप सीढ़ी का गेम खेलने वाले हैं, तो वो यहां से सांप सीढ़ी का गेम खेल देगा कि निम्न में से दी गई तंबाकू की प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया कटाई के पहले होती है। अब आप सोचोगे कि अरे याद तो मुझे चारों हैं, अब ये कौन सा गेम मेरे साथ एग्जामिनर ने खेल दिया। जरूर कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी पिछले जन्म की। ठीक है, तो कटाई के पूर्व। अच्छा, एग्जामिनर ये कच्ची गोली खेलने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, उससे पहले हम लोग इतनी बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में उभर के आएंगे कि उसकी गोली का कोई असर नहीं पड़ेगा। सही करेंगे नहीं? तो टॉपिंग और डिसकरिंग ये कटाई से पूर्व यानी कि खेत में प्रैक्टिस की जाती है, और प्राइमिंग और क्यूरिंग कटाई के पश्चात। कटाई के पश्चात। ठीक है, कटाई के पश्चात आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, एक रबिंग प्रक्रिया होती है, तंबाकू से ही संबंधित है रबिंग।
इसके बीज जो होते हैं ना उसको रबिंग करना, तो इससे ही संबंधित एक प्रोसेस होती है रबिंग, जिसको हम रबिंग कहते हैं। ठीक है, रबिंग, इसको भी ध्यान देना। तो ये किससे संबंधित होती है भैया? तंबाकू से संबंधित होती है। तो आप बताओ ना कि तंबाकू में अब कभी पूछा जाएगा क्या गलत करके आओगे? गलत की तो बात छोड़ो, सही करके आओगे? बिल्कुल, अगर सही करके आओगे तब तो ठीक है, आपको पढ़ने का फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप इसको पढ़ते रह जाओगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो अपना स्वाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा तंबाकू के बारे में। अब क्या हम पढ़ लें कि आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बचपन में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना है तो हमारे मुंह से सुन ले, तुमने सुना दिया आपको। तो आलू से कौन कौन सी प्रोसेस संबंधित होती है भैया? तो सबसे पहले जब हम आलू की बुवाई करते हैं, आलू की बुवाई जब करते हैं, बुवाई करने के बाद आलू पर मिट्टी चढ़ाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। अब एग्रोनॉमी में अर्थिंग अप हमने पढ़ा, मूंगफली में साहब पढ़ा दिया, अपने गन्ने में पढ़ा दिया, अब आलू में भी आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है? मिट्टी चढ़ाना। अब मिट्टी चढ़ा दिया हमने, अब क्या होगा? तो मिट्टी चढ़ाने के बाद क्या होगा? आलू बैठना शुरू हो जाएगा। आलू जब बैठना शुरू हो जाएगा तो यहां पर ट्यूबेराइजेशन होगा, ट्यूबेराइजेशन होगा, ट्यूबर का बनना। ठीक है, ट्यूबेराइजेशन, ट्यूबर का बनना, ट्यूबर का बनना प्रारंभ, जिसको ट्यूबेराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि हमने विभिन्न फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा किया, ऐसा कोई सिंगल बच्चा जिसको ये बातें ना समझ में आई हो? सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप ईमानदारी के साथ बताना, अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि जी सर बिल्कुल हमें याद हो गया। मेरे जो पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको जो जितना टाइम दे रहा हूं वो आपके दिमाग में छपना चाहिए। ठीक है, सिलेबस खत्म करना ही अपना उद्देश्य नहीं है। सबसे प्रथम दायित्व तो अपना बनता है कि आप तक ये चीजें हम कितनी पिरो पा रहे हैं, आपके दिमाग में हम कितनी चीजों को भर पा रहे हैं। अगर आपका दिमाग इन चीजों को भर रहा है, समझ लो हम दोनों सही दिशा में चल रहे हैं, और सिलेक्शन तो डेफिनेटली आपका होगा। क्योंकि ये मान के चलो मेहनत करते रहो, और अपने आप को हमेशा सर्वोपरि मत मानना, अपने आप को हमेशा एक हिस्सा कम सोच के ही देखना कि अभी और मुझे मेहनत करनी है। घड़ी अगर आप देखो तो आपको एक नजर लगे कि घड़ी की सुइयों को देखकर आपका दिमाग क्लिक करे कि अभी तो हमें फिजियोलॉजी पढ़ना है, मतलब अभी तो बहुत सारे काम करने हैं घड़ी की सुइयों को देखकर, तब जाके आप स्टूडेंट की भूमिका में आओगे और हर एक एग्जाम को क्रैक करके खुश हो जाओगे। ठीक है, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बात करते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लिख लिया? चलिए अब एक अपना नया अध्याय शुरू करते हैं, और वो है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, पेपर में आते हैं, तो जब पेपर में आते हैं तो हमको उनको सुलझा लेना है। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। अब इस दिवस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को हम समाहित कर रहे हैं, और हर एक के आगे हम लिखते रहेंगे, आप समझ जाओगे कि सर ये राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, आप सब समझ जाओगे। तो यहां तक हम शुरुआत करने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या चीजों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं। अभी आपको हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बता रहे हैं। चलिए, तो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम बात करेंगे, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहले जनवरी से हम शुरुआत करते हैं
तो जनवरी में ऐसा कोई दिवस नहीं है जो एग्रीकल्चर से ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो, तो हम शुरुआत करेंगे फरवरी से। किससे? फरवरी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 फरवरी। किससे बात करेंगे? 2 फरवरी को कौन इंपॉर्टेंट डे है। फिर हम बात करेंगे 10 फरवरी। इंपॉर्टेंट ही हम आपको बताएंगे, ठीक है, फरवरी। उसके बाद हम बात करेंगे 15 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो ये पहली स्लाइड में हम इतने दिवस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक आपको ओवरव्यू दे दिया कि पहली स्लाइड में हमें इतने दिवस को कंप्लीट करना है। तो पहला 2 फरवरी ईरान में 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन। वहां एक समझौता किया गया था कि भीगी भूमि दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस वहीं से निकल कर आया है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में। तो इसको मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड। और इसी फरवरी में इसके ठीक 12 दिन बाद एक वैलेंटाइन डे भी होता है। होता है नहीं होता है? 14 फरवरी को। तो वैलेंटाइन और वेटलैंड एक ही जैसा दिखता है, फरवरी में दोनों है, ठीक है। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, और 14 को वैलेंटाइन डे, याद रखना। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस, विश्व दाल, जो पल्स खाते हैं हम लोग, विश्व दाल दिवस कब है? 10 फरवरी को। उसके बाद 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आए तो बात एक ही, विश्व और अंतर्राष्ट्रीय। विश्व वन दिवस, वन का मतलब एक नहीं है यहां पर, ये फॉरेस्ट वाला वन है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना हुई थी, उसी स्थापना दिवस के रूप में तब से विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। और 4 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व गाजर दिवस। विश्व गाजर दिवस। तो हमने अभी 4 अप्रैल तक की बातें की हैं और बात कर लिए हम विश्व गाजर दिवस के बारे में तक, ठीक है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले कुछ दिवस पर चर्चा करते हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और पहलुओं पर जो दिवस से महत्वपूर्ण है। तो हमने 4 अप्रैल तक की बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के बाद हम बात करेंगे 22 अप्रैल के बारे में। 22 अप्रैल के बाद हम बात करेंगे 26 अप्रैल। और 26 अप्रैल के बाद हम बात करेंगे 1 मई। और 1 मई के बाद हम बात करेंगे आपके 3 मई। और 3 मई के बाद हम बात करेंगे 22 मई, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं
जिनके बारे में हमको जानना है। तो 22 मई के बाद हम बात करेंगे 1 जून के बारे में। किसके? 1 जून के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 5 जून के बारे में, और 5 जून के बाद हम बात करेंगे 8 जून के बारे में, और 8 जून के बाद में हम बात करेंगे 17 जून के बारे में। किस पे? 17 जून के बारे में। तो ये दिवस हमको याद करने हैं और लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 अप्रैल को विश्व वातावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वातावरण दिवस। विश्व वातावरण दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। देखो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई है, इसको आगे देखेंगे जैव विविधता दिवस के बारे में। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बीज दिवस। विश्व बीज, वर्ल्ड सीड डे। तो विश्व बीज दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक, वर्ल्ड लेबर डे। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 3 मई को मनाया जाता है विश्व ऊर्जा दिवस। कौन सा? विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और 1 जून, 22 मई उसके बाद आता है, 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। अब अगर हम बात करते हैं जैव विविधता शब्द, सबसे पहले वॉल्टर जी रोसन ने दिया था। जैव विविधता दशक 11 से 20 के बीच मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का वर्ष 2010। उसके बाद जैव विविधता जो अथॉरिटी है, दिल्ली जैव विविधता बोर्ड चेन्नई, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? तो अमेजन वर्षा वन में। और इंडिया के अंदर जैव विविधता की बात करेंगे तो साइलेंट वैली केरल, जो पश्चिमी घाट में पड़ता है। ठीक है। तो 1 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। हम जैव विविधता पर एक अलग सा टॉपिक लेकर आएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। और 1 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस लिखा दिया, यहां से थोड़ा लिख लेना। विश्व दुग्ध दिवस है। विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को होगा, और 5 जून को होगा विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस। और उसके साथ साथ 8 जून को विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे, कब मनाया जाता है? 8 जून को। और 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है आपका 17 जून को। ठीक है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 जून तक की हम लोग बात कर लिए। अब हम बात करते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई। 1 जुलाई के बाद हम बात करेंगे 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के मध्य।
क्या मनाया जाता है। उसके बाद 10 जुलाई, 10 जुलाई, फिर 12 जुलाई, और 12 जुलाई के बाद 16 जुलाई, और 16 जुलाई के बाद 20 अगस्त, 20 अगस्त। तो यहाँ पर देखते हैं इनमें क्या कुछ हम मनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, 20 अगस्त तक की हम लोग बात कर लिए। अब बात करेंगे 2 सितंबर। 2 सितंबर को हम क्या मनाते हैं। उसके बाद 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं। 18 सितंबर को हम क्या मनाते हैं। और 4 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं। अक्टूबर चल रहा है और हम फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक के दिवस लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, ये दिवस हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, बस इसको पढ़ना है, आपको रटना है। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है 2 राष्ट्रीय कृषि दिवस। राष्ट्रीय कृषि दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। और एक मनाया जाता है विश्व फल दिवस। विश्व फल दिवस, ठीक है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि दिवस और विश्व फल दिवस दोनों मनाए जाते हैं। 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव। क्या मनाया जाता है। वन महोत्सव, ठीक है। 1 से 7 जुलाई तक हम वन महोत्सव के रूप में देखते हैं। और 10 जुलाई को हम देखते हैं, ठीक है, 10 जुलाई को विश्व फिश हस्बेंड्री दिवस। विश्व फिश हस्बेंड्री का मतलब है मछली पालन। विश्व फिश हस्बेंड्री दिवस, ठीक है, 10 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड स्थापना दिवस। नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो 1981 के सिब्रमन कमेटी के अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो 12 जुलाई को हमने क्या मनाया, नाबार्ड स्थापना दिवस। 16 जुलाई 1929 को लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में आईसीआर की स्थापना होती है। तो 16 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, आईसीआर स्थापना दिवस। आईसीएआर स्थापना दिवस। उसके बाद 20 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, विश्व शहद दिवस। विश्व शहद दिवस, ठीक है। वर्ल्ड हनी डे कब मनाते हैं, 20 अगस्त को। 2 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में हम इसका आयोजन करते हैं। 16 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। और 18 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं, 18 सितंबर को। और 4 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस, ठीक है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाते हैं, तो 4 अक्टूबर को मनाते हैं। ये आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे आपको पढ़ा सकें, ठीक है। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें कुछ और महत्वपूर्ण दिवस बचे हुए हैं जो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे हमने 4 अक्टूबर तक आपको बताया। 4 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर,
राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ठीक है। उसके बाद 21 अक्टूबर को सेब दिवस, 21 नवंबर को विश्व फिशरीज डे, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, फिर दिसंबर में आ जाएंगे 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा, 4 दिसंबर को महिलाओं का कृषि में योगदान, 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 23 से 29 दिसंबर के बीच किसान मतलब जय किसान जय विज्ञान का सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। वो कल हम चर्चा कर लेंगे आते ही पहले पहलू में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, या आज ही हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज ही हम इसको कवर कर लेते हैं। तो 4 अक्टूबर तक हमने बात की, उसके बाद हम बात करते हैं 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, फिर हम बात करते हैं अक्टूबर। अक्टूबर में 2 चीजें आती हैं, एक दूसरा गुरुवार, अक्टूबर महीने का दूसरा जो गुरुवार होता है उसको क्या आयोजन किया जाता है, और दूसरा शुक्रवार, दूसरा जो शुक्रवार होता है उसको हम लोग क्या आयोजित करते हैं, और 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर यानी अभी 2 दिन पहले जो बीता उसको हम लोग क्या मनाते हैं। तो हम अक्टूबर की बात करते हैं। 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ठीक है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। क्यों मनाते हैं? इसी दिन FAO की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में। जो दूसरा गुरुवार होता है इसको मनाते हैं विश्व चिकन दिवस, विश्व चिकन दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं? विश्व चिकन दिवस। और दूसरा जो शुक्रवार है उसको मनाते हैं विश्व अंडा दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व अंडा दिवस, ठीक है। और जो 21 अक्टूबर है इसको हम मनाते हैं विश्व सेव दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व सेव दिवस। तो हमने यहां तक आपको बताया कि अक्टूबर के सारे दिवस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो नवंबर और दिसंबर के बचे हुए हैं वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, शुरुआत में ही उसको हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि आज का लेक्चर बड़ा हो जाएगा। यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, कल मिलते हैं फिर एक बार नए जोश के साथ।